तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये क्या मतलब है इसका। जैसे हम बोलते हैं कि जेड अगर फंक्शन है एक्स का और साथ साथ वाई का, ठीक है, तो उस केस में आप निकाल पाओगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स और आप निकाल पाओगे डेल जेड ओवर डेल वाई। इन्हीं को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। कितने ऑर्डर के? फर्स्ट ऑर्डर के, क्योंकि मैंने एक ही बार डिफरेंशिएशन किया है, तो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक हो गया। अगर मैं इनका दोबारा भी कर दूं, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसका कर दूं वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। सही है। और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर दूं या फिर इसका वाई के रिस्पेक्ट में, तो उससे आएगा डेल स्क्वायर जेड। अगर इसका वाई के रिस्पेक्ट में करता हूं तो डेल वाई पहले आएगा डेल एक्स, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूं तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। राइट, ये सब कितने ऑर्डर के हैं? सेकेंड ऑर्डर के। आर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल सभी में कौन है? z, जो मैंने पर्पल कलर से लिखा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ये नीचे वाले होते हैं, जैसे ये x या फिर y। ठीक हो गया। तो इसीलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दो दो। तो अगर आप इसकी पिक्चर सोचे अपने मन में, तो कुछ ऐसी तस्वीर है कि जो z है वो फंक्शन है x का, और किसका फंक्शन है? y का, दो का फंक्शन है। तो इसीलिए पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी से निकला है पार्शियल भेदभाव। जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y को कांस्टेंट मानते हैं, और अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x को कांस्टेंट। तो पार्शियलिटी तो है। तो ये पिक्चर अपने दिमाग में रखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव जब भी आपको निकालना होगा। ठीक है, अच्छा, अब टाइटल तो हमारा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो मैंने आपको बताया ये तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, दिख रहे होंगे आपको, फर्स्ट ऑर्डर के भी दिख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर के भी दिख रहे हैं। अब अगर कोई ऐसी इक्वेशन में लिख दूं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर के या सेकंड ऑर्डर के या थर्ड ऑर्डर के भी किसी भी ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो, तो ही उसे कहा जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन जो है इसकी, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल derivatives, right, is called a partial differential equation। मसलन एग्जाम्पल जैसे मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया डेल u ओवर डेल t इक्वल टू सी स्क्वायर टाइम्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है, इसे कहते हैं हीट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? हीट इक्वेशन। आप बताइए मुझे कौन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा ऊपर पाया जाता है। डिपेंडेंट कौन है? u, और इंडिपेंडेंट कौन कौन है? t और x। ठीक है, ये हीट इक्वेशन होती है। दूसरी भी इसी की तरह है। अगर मैं यहाँ डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर कर दूं इक्वल टू सी स्क्वायर टाइम्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसमें भी आप देख रहे हैं डिपेंडेंट तो u है और इंडिपेंडेंट कौन कौन है? xt। ये भी बड़ी मशहूर इक्वेशन है, इसे कहते हैं वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन। तीसरी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी बड़ी मशहूर है, इसे कहते हैं लाप्लास इक्वेशन।
तो मैं खाली आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल की, जो बड़ी मशहूर है, तो ये आप गूगल में भी सर्च मारेंगे तो मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे याद रखना है, पर स्टैंडर्ड होती हैं, आगे के सिलेबस में भी ये सीधा सीधा इनको रेफर किया जाता है, 3। ठीक है, अच्छा तीनों अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो आप ऑर्डर इसका हाईएस्ट ऑर्डर इसका देखिएगा कितनी बार किया गया, तो ऑर्डर इसका कितना है 2, इसका भी ऑर्डर 2 ही है और इसका भी ऑर्डर 2 ही है। ठीक हो गया, अच्छा। और हाँ, इसमें भी लीनियर नॉन लीनियर वैसे ही चलता है, अगर u का मल्टीप्लाई डेल u बाय डेल टी या डेल u बाय डेल एक्स के साथ हो गया तो वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में चली जाएगी। फिलहाल तो ये तीनों की तीनों लीनियर ही नजर आ रही हैं, क्योंकि डेरिवेटिव u का किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, किसी के साथ u के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, और ये भी सेकंड डेरिवेटिव है, अब किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी। हाँ, अगर मैं यहाँ u से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तभी क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ओडी में चलता है। ठीक है, अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स थे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बनती कैसे है, मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी बताया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जब फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं। क्या होते हैं, परिवार किसका, कर्व का। कर्व का मतलब जैसे आपसे कर्व की बात होती है तो कोई धागा जैसे ऐसे जा रहा है, साइन का कर्व देखा है, साइन एक्स का कैसे चलता है, वायर ले लीजिएगा और वायर को ऐसे 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 मोड़ देना, साइन एक्स का कर्व बन जाएगा। तो बहुत सारे कर्व्स का परिवार होगा तो ओडी बनेगी, लेकिन बहुत सारे सरफेसेस का परिवार होगा, सरफेसेस समझते हैं, सतह, तब पीडी बनेगी। जैसे कि मैं आपको एक काम करता हूँ, एक पत्ते तोड़ के लाता हूँ एक ही शेप के, आम के पत्ते होते एक ही शेप के, और ऐसे एक के नीचे इसके नीचे एक रखते, तो बहुत सारी सरफेस हो गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गया समझ में, तो वो कर्व था और यहाँ क्या है, सरफेस है। वो 2D में बनता है कर्व, जबकि सरफेस कहाँ बनता है, 3D में। ये फर्क है दोनों में। ठीक है, जाहिर सी बात है ये मुश्किल है। तो फॉर्मेशन, अगला टाइटल है वो है फॉर्मेशन, बनता कैसे है पीडी, फॉर्मेशन ऑफ अ पीडीई। ठीक है, तो मैं एक सरफेस लेता हूं, फैमिली लेता हूं सरफेस की, देखिएगा, कंसिडर अ फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो सारे प्लेन जो कहां से पास होते हैं, ओरिजिन से, उनकी इक्वेशन होती है, आपने बीएससी में पढ़ी होगी, प्लेन की इक्वेशन लिखी जाती है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। वैसे प्लस डी प्लस सी भी लिखते हैं, लेकिन प्लस सी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कहाँ से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो 0,0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 0, एक्स को 0 डालिए, वाई को 0, जेड भी 0 आना चाहिए। इसीलिए मैं प्लस सी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे प्लेन कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। ठीक है, तो ये परिवार है किसका, प्लेन्स का, बहुत सारे प्लेन जो सब कहां से पास हो रहे हैं। इमेजिन करिए आप कि ओरिजिन से बहुत सारे प्लेन पास हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े कैसे भी पास हो सकते हैं, राइट, ओके। और जाहिर सी बात है यहाँ ए और बी दोनों ही क्या है, पैरामीटर या आर्बिट्री कांस्टेंट्स। ठीक हो गया, ठीक है। अब इसमें गौर करने वाली बात है, आप आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं इसमें, 2, वेरी गुड, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, ओके। नंबर, इसको मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग कलर से लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं, 2। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन किसका फंक्शन है, जेड किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। तो इनपुट कौन हुए इस बार, एक्स भी और वाई भी। कितने इनपुट है, 2, तो बराबर है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। जब जब ये दोनों बराबर होंगे तब तब फर्स्ट ऑर्डर की पीडी बनेगी, कितने ऑर्डर की, अगर बराबरी रही, अगर क्या रही, और अगर ये बढ़ गए तब फिर हायर ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, ये मैं स्टार बना दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव सिंस देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर की पीडी विल बी ऑब्टेन्ड, फर्स्ट ही ऑर्डर की मिलेगी, उससे ज्यादा की नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है
जो कि पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कितने दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बराबर है, फर्स्ट ऑर्डर की मिलेगी। इसका मतलब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ कितनी बार, एक बार। एक से ज्यादा आप करोगे तो गलत हो जाएगा, वो पीडी मानी नहीं जाएगी, इसकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलिए करिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो कितना है, पहले लेफ्ट साइड भी बोलना चाहिए, बोलो। डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इसका ए इंटू 1 और प्लस इसका डेल वाई अपॉन डेल एक्स। को पार्शियलिटी करनी है ना, जीरो होगा ना, उसको कांस्टेंट मानना है, जी प्लस जीरो। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो आपने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, अब आप एंड फिर किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में भी यही लिख देते हैं बार बार लिख। चलिए वाई के रिस्पेक्ट में करिए, बोलिए क्या आएगा, डेल जेड ओवर डेल वाई, इसका जीरो, इसका बढ़िया हो गया। बस अब आपके हाथ आपने बांध दिए, क्योंकि इससे ज्यादा आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। लेकिन आपको इन ए और बी से छुटकारा पाना है, कैसे भी करके आपको हटाना है, तो हट चुके हैं। आप क्या करिए, ए की वैल्यू ये, बी की वहां वापस कर दीजिए। पुट इन जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये वैल्यूज जो है पुट कर दीजिए। तो जेड इक्वल टू ए की जगह कितना आ जाएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स, तो डेल जेड बाय डेल एक्स, प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा, डेल जेड ओवर डेल वाई। ये आ चुकी है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन इतने सारे प्लेन्स के कोरस्पॉन्डिंग ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गया समझ में? कितने ऑर्डर की है, आनी थी फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि वो तो आप डिक्लेरेशन यही कर चुके थे, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट किसके बराबर थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बराबर। ठीक है, फिर से कंसिडर अ फैमिली ऑफ प्लेन्स एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर ले लेता हूं, जेड को बदल लेता हूं, विद इक्वल एक्स एंड वाई intercepts and z intercept equal to, ये z intercept फ्री है उसका, बस सीधा सीधा ये कहना चाहिए। z intercept है कुछ ना कुछ है, बस z intercept के बारे में बताते ही नहीं, बस वो ऐसा प्लेन है कि उसके कौन से इंटरसेप्ट बराबर है, x और y वाले। अब देखिए प्लेन की जो इक्वेशन होती है, वैसे तो कोई कुछ ऐसे भी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 1। एक और होती है उससे भी आसान, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं उसे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, अब सुनिए, पहले मैं पिक्चर बनाता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है। आप ऐसे महसूस करिए कि पहले क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने, अच्छा चलिए नीचे लिख दूंगा। ये कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कौन सी वाई, और ये जो लाइन है ये आपकी तरफ आ रही है, ऐसे है ये आपकी तरफ, ए एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, एक्स, ये वाली कौन सी हो गई, वाई, और ये कौन सी, जेड। ये क्या हो गया, ओरिजिन। ये तीनों एक्सिस 90 डिग्री के एंगल में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी कमरे में आप बैठे हो, तो फर्श में जो कोना होता है ये वाला, एक वो वाला जिसमें तीन एक्सिस, ये जा रही है जेड एक्सिस, इधर आई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं प्लेन बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक्स और वाई इंटरसेप्ट बिल्कुल बराबर है, लेकिन जेड इंटरसेप्ट की कोई गारंटी नहीं दी गई है, यानी प्लेन कुछ वो ऐसा बन रहा है, ट्राइंगल टाइप का। अगर आप देखें तो ऐसा दिखेगा आपको, ये आपकी तरफ से दिख रहा है ऐसा, ऐसे देखेंगे ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल टिकाया हुआ है, जिसका एक कोना वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक कोना एक्स एक्सिस को, और ऊपरी कोना जेड एक्सिस को। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों बराबर है, ये जो लेंथ है ये इसके बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जेड कुछ भी है। ठीक है, ये एक प्लेन बनाया, लेकिन ये फैमिली बोली गई है, क्या बोली गई है। तो अब मैं एक और बना देता हूँ, उसका कलर चेंज कर देता हूँ, राइट। उसका कलर हम कर देते हैं
ये वाला, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट, और ये कितना हो गया वाई, जेड को तो आप कितना भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये दूसरा प्लेन, तो ये पिंक कलर वाला प्लेन है, ये दूर है किससे, नजदीक कौन है ओरिजिन के, पीला वाला। ये जो पिंक कलर वाला है और दूर है, ट्राइंगल रख रहे हैं आप जैसे कोने में, तो और दूर आते रहेंगे। तो अभी मैंने 2 ही बनाए हैं, लेकिन ये फैमिली है, बहुत सारे हैं। ठीक हो गया, ओके। तो इतने सारे फैमिली की आपको क्या निकालनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। अब मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूं, ठीक है। ये भी बराबर है, ये लेंथ बराबर है इसके, ठीक है, ओके। तो फाइंड पी डी ई फॉर दिस फैमिली, इस परिवार के लिए क्या निकालनी है आपको, पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। चलिए अब यहां से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। सॉल्यूशन, सबसे पहले द फैमिली इज, जो फैमिली है उसकी इक्वेशन ध्यान से सुनिएगा, x अपॉन ए होता है प्लस y अपॉन बी होता है प्लस z अपॉन सी होता है इक्वल टू 1 होता है। a का मतलब होता है x एक्सिस में कितना लंबा इंटरसेप्ट है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है a, यहां से यहां तक की b, और z इंटरसेप्ट c, इन्हें इंटरसेप्ट कहते हैं। x एक्सिस का इंटरसेप्ट की लेंथ है a, y एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ है b, और z के इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है c। इंटरसेप्ट का मतलब वो लंबाई कितना काटा उसने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया है कि x और y इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। तो इधर भी है, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे, a लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना। और यहां मैं चलिए सी रहने देता हूं, क्या इश्यू। ठीक हो गया। तो जो बोला गया है उसके हिसाब से ये आएगा, ठीक है। कुछ ना बोला होता, सिर्फ बोला होता प्लेन्स हैं, इंटरसेप्ट है, बराबर ना बोले होते तो फिर मैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी लेता, ठीक है। ये बताइए मुझे पैरामीटर कौन कौन है, ए और दूसरा पैरामीटर कहिए या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही बात होती है। कितने हैं ये वैसे, 2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीनों नहीं ले सकते, किसी एक को डिपेंडेंट बनना पड़ेगा ना। जेड को डिपेंडेंट लेते हैं अधिकतर, ज्यादातर जेड वो आखिरी वाला होता है, उसको डिपेंडेंट तो बच्चे कौन, एक्स वाई इंडिपेंडेंट, बराबर है दोनों। कितने ऑर्डर की पीडी मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर की मिलेगी, जैसे पिछली बार बनी थी। चलिए डिफरेंशिएशन करना शुरू करिए। डिफरेंशिएट एक बार करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, पहले एक्स की रिस्पेक्ट में और फिर उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में वाई, और इससे ज्यादा करना अलाउड नहीं, ठीक। चलिए बोलिए, बोलो। 1 अपॉन ए प्लस, वेरी गुड, 0 प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, सही है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में करिए इसका, 0 प्लस 1 अपॉन ए डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन करना अलाउड नहीं है। अब कुछ ऐसा करिए कि हट जाए, क्या करें, माइनस कर दें इन दोनों, हट जाएगा ना 1 अपॉन। तो फर्स्ट में से माइनस कर दीजिए किसको, सेकंड को। जैसे करेंगे 1 अपॉन कैंसिल, ये आएगा 1 अपॉन सी कॉमन, सही है, डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। इससे इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। ये आ चुकी है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड पीडीई, जिसका ऑर्डर 1 है, जैसे कि आपसे वादा किया था कि 1 ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। एक में क्या करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बढ़ा देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्यों। तो इस बार मैं कंसिडर कर रहा हूं फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स, सारे प्लेन, और उनकी फाइंड करना है, फाइंड द पीडीई फॉर दिस
फैमिली, इस परिवार के लिए क्या निकालनी है? फैमिली। ध्यान रखिएगा मैंने सबसे पहले प्लेन ही लिए थे, लेकिन सारे कहाँ से पास हो रहे थे? इस बार में ओरिजिन से नहीं बोला मैंने, तो उस बार मैंने क्या इक्वेशन ली थी? z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। मैंने प्लस सी ऐड नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं प्लस सी ऐड करूंगा। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन इसका, द फैमिली इज, जो परिवार होता है, फैमिली इज z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी आएगा, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं बोला है कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो सारे लेने पड़ेंगे मुझे। कितने पैरामीटर हैं इसमें इस बार? ए, बी और सी, 3 पैरामीटर हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? वो तो 2 ही है, एक्स और वाई। इस बार कौन डोमिनेट कर रहे हैं, ज्यादा कौन है? हाँ, तो इस बार फर्स्ट ऑर्डर की नहीं मिलेगी, इस बार हायर ऑर्डर की मिलेगी, मे बी सेकंड ऑर्डर की, जितने ज्यादा हैं। एक फालतू पड़ रहा है ना, सेकंड ऑर्डर की मिल जाएगी। ठीक है, तो हियर नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से। ठीक है, तो देयरफॉर पीडीई ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 इज ऑब्टेन्ड। एक से ज्यादा मिलेगी, बराबरी होने पे 1 की मिलती है, अब ज्यादा मिलेगी। ठीक है, चलिए करिए डिफरेंशिएशन, बोलिए। डिफरेंशिएट पहले किसकी रिस्पेक्ट में? x, और फिर y की भी कर लेंगे, अलग बना लेंगे उसको, लाइन खींच देते हैं बीच में ऐसे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए पहले x की रिस्पेक्ट में बोलिए। डेल जेड ओवर, वेरी गुड वेरी गुड, 0, बस हो गया है ना। y की रिस्पेक्ट में बोल लो, डेल जेड ओवर, वेरी गुड, b। सही है, कितनी कोशिश कर लो इन दोनों की मदद से, आप इनको ए बी सी बैठा है, अभी सी नहीं हट पाएगा। आप चलो ए की जगह आप ये लिख दोगे, यहाँ बी को हटा के लिख दोगे, सी थोड़ी हट गया। सही कह रहा हूँ। अब बहुत तरीके हैं इसके बहुत ज्यादा तरीके हैं। आपका मन की, आपको तो हटाना है ना, आपने इसको एक और बार डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? ठीक है, तो अगर आपने एक और बार किया तो मिलेगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन इक्वल टू, एक आंसर, एक पीडी आ गई, ये भी सही है। कोई इसका कर देगा किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। करने को तो एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकता है, कोई वो थोड़ी है। क्या मिलेगा आंसर? डेल स्क्वायर जेड अपॉन इक्वल टू 0, ये भी मिल गया। क्यों? या इसका किसके रिस्पेक्ट में कर दो? एक्स की, तो ये भी मिल सकता है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। लो एक और मिल गया, लेकिन ध्यान रखना सेकंड ऑर्डर से ज्यादा में चले जाना। ठीक है, अच्छा, और ऐसे भी हो सकता है, एक और तरीका है कि हो सकता है आपकी मन करता आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख देते, ऐसे भी तो कर सकते थे। ये और तरीका, और आपने रख दिया जेड इक्वल टू एक्स के साथ आ गया डेल जेड बाय डेल एक्स, वाई के साथ आया डेल जेड ओवर डेल वाई और प्लस सी। अब आपने इसका एक्स के रिस्पेक्ट में फिर कर दिया, क्यों? कर सकते हैं, करना जरा। एक्स के रिस्पेक्ट बोलो, डेल जेड ओवर डेल एक्स, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, बोलो एक्स डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स डॉट 1। सही है, 1 ही होगा ना एक्स का। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में सोच समझ के बताना, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 0 नहीं होगा, इसका होगा 0। वाई इसके अंदर पता नहीं, हमें क्या पता डेल जेड ओवर डेल वाई के अंदर क्या आ रहा है। ये तो वाई दिख रहा है ना, ये वाई कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्या ट्रीट होगा? कांस्टेंट। इसका कर लो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, और सी का कितना हो गया? 0। तो हाँ, और ये कट भी रहा, कट रहा, तो जैसे ये कटा क्या बचा आंसर? क्या बचा? एक्स डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। एक ये भी आ गई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सरफेस फैमिली दे रखे तो अब पीडी यूनिक नहीं है, मतलब कई सारी आ भी सकती है, ये भी थ्योरी बन गई। जरूरी नहीं है कि यूनिक आए। कितनी निकाल दी मैंने? 1 2 3 4 तो है। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट थे।
आर्बिट्री फंक्शन भी होते हैं, क्या होते हैं आर्बिट्री, तब भी बनती है। अब ये दूसरा केस है, ठीक है। देखिए ये केस 2 है, व्हेन आर्बिट्ररी फंक्शंस आर प्रेजेंट, ये टाइटल है कि जब आर्बिट्री फंक्शन होते हैं तो भी पीडी बन जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखिएगा, z बराबर f और अंदर क्या लिखा है x प्लस वाई। f कोई फंक्शन है, होगा कोई फंक्शन है, f साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, e भी हो सकता है, लॉग हो सकता है, टेन इनवर्स कुछ भी हो सकता है f, राइट। ऐसा f जो डिफरेंशिएट हो जाए एक बार तो कम से कम, वेयर f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, कैसा फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, जिसका आप डिफरेंशिएशन कर पाए। कितने आर्बिट्री फंक्शन है, आर्बिट्री फंक्शन कितने हैं, एक ही तो है, एफ ही तो है ना, ठीक है, एक है ना। तो जितने आर्बिट्री फंक्शन होते हैं उतने ही ऑर्डर की बनती है। अब ये नया लॉजिक, अब आर्बिट्री फंक्शन से तुलना कर रहे हैं, कितने आर्बिट्री फंक्शन है, एक तो फर्स्ट ऑर्डर की, दो आर्बिट्री फंक्शन होते तो सेकंड ऑर्डर की, तीन आर्बिट्री फंक्शन थर्ड ऑर्डर की, जितने आर्बिट्री फंक्शन उतने ऑर्डर की। ये सीधा सीधा, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। जबकि अभी मैंने क्या बताया था, आर्बिट्री कांस्टेंट का कंपेयर करना पड़ता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी, कितने ऑर्डर की बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। चलिए एक बार डिफरेंशिएशन करना, ज्यादा मत करना, करिए। डेल जेड बाय डेल एक्स, बोलिए कितना आएगा, बोलो। हाँ हाँ, एफ डैश, एफ का तो एफ डैश होगा, ठीक है। एफ के ऊपर क्या लग जाएगा, डैश। लेकिन इसका भी करोगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर वाले का भी तो करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स का कितना होगा 1 प्लस वाई का 0, तो ये बच गया, ठीक है। इसी तरीके से डेल जेड ओवर डेल वाई करिए, बोलो क्या आएगा फिर से। पहले एफ का होगा एफ डैश, मल्टीप्लाई, इसका 0 हो जाएगा, वाई का कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आपको अब इससे ज्यादा डिफरेंशिएट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि एक फर्स्ट ऑर्डर की ही मिलने वाली है। तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर ही आ रहे हैं वैसे तो, राइट साइड, यस और नो। तो क्या कह सकते हैं कि डेल जेड बाय डेल एक्स किसके बराबर आ रहा, डेल वाई के। यही आ गई आपकी पीडी, इज रिक्वायर्ड पीडीई, ये आ चुकी। कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो पहला एग्जांपल तरीके से, एग्जांपल 1, अब मैं इसी के नीचे एग्जांपल 2 कर रहा हूँ। एग्जांपल 2, z इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स माइनस वाई। कितने आर्बिट्री फंक्शन है, दो, वेरी गुड। वेयर बोथ f एंड g आर ट्वाइस, दो बार, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है। ट्वाइस इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है दो ऑर्डर की। कितने आर्बिट्री फंक्शन है, दो, कितने ऑर्डर की आएगी, दो बार। तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार। तो एफ और जी डिफरेंशिएबल होने भी तो चाहिए दो बार, ठीक है। चलिए दो बार है, बोलिए पहली बार बोलिए, डेल जेड ओवर इसका एफ डैश एक्स प्लस वाई इंटू 1 ही आ जाएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं। प्लस इसका बोलो, चलो जी का, जी डैश अंदर मल्टीप्लाई 1 ही आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो और इसका वाई के रिस्पेक्ट में बोलो, डेल जेड ओवर, हाँ पहले एफ डैश एक्स प्लस वाई इंटू 1 आएगा। फिर बोलो चलो जी डैश एक्स माइनस वाई इंटू कितना आएगा -1, तो वो -1 यहाँ लगा दिया, लगा दिया, सही है। अभी कितनी बार डिफरेंशिएट किया मैंने, लेकिन कितने ऑर्डर की मिलनी है, तो ऑर्डर की। ये पहले पता होना चाहिए आपको, क्योंकि तुक्का तीर नहीं चलता यहाँ पे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने तुक्का नहीं चलेगा, अपने आप नहीं होगा कुछ, सोच समझ के वैसे ही करना पड़ेगा जैसे होना है वो पहले पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करना अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए कर दीजिए, इसका दोबारा कर देंगे, करना जरा इसका दोबारा से करो। डेल स्क्वायर जेड ओवर, वेरी गुड, बोलो। हाँ इसका बोलो, जी डबल डैश एक्स माइनस, ठीक है। इसका भी दोबारा करो, इसका बोलो, जी डबल डैश एक्स माइनस वाई, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में करो तो -1 फिर से आएगा, तो क्या बना देगा। और किस्मत अच्छी है हमारी कि काम हो गया, वैसे दो से ज्यादा बार करने में बराबर आ गए। इसका मतलब ये साफ है कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल आ रहा है
डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। यस, ये आ गई इसकी क्या, पी डी आ गई इसकी, इज रिक्वायर्ड पी डी ई। आ गया समझ में? ठीक है, तो ऐसे बनती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बनना मैंने आपको सिखाया, बनती कैसे है। ठीक है, याद रहेगा। कब बनती है, किसके करस्पॉन्डिंग, फैमिली ऑफ सरफेसेस या फैमिली ऑफ कर्व्स के करस्पॉन्डिंग बनती है? सरफेसेस, सतह है। 3D में काम चलता है, ये 3D चल रही है अब, ओडी में 2D तक होता था, राइट, ये 3D हो गई। बोर्ड में बनाए भी नहीं जा सकते वैसे तो, सच बात बताइए, है ना, 3D का ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए अब कराऊं, अब आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। क्या करना, सॉल्व कैसे की जाती है। तो सबसे पहला जो मेथड जो आपके सिलेबस में है इसमें, वो है लेग्रांजेस मेथड। कौन सा? लेकिन लेग्रांजेस मेथड जो होता है वो चुनिंदा टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में लगता है, सब में नहीं लगता। सब में जो लगता है वो लगता है चारपिट मेथड। कौन सा? चारपिट, जो कि फिर से आपके सिलेबस में है। तो पहले हल्का वाला मेथड है लेग्रांजेस, जो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं कर पाता, लेकिन कुछ कर पाता है स्पेशल, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली। ठीक है, तो पहले वो करेंगे क्योंकि वो आसान है, पहले उसे करेंगे। ध्यान से देखना अब इसके बाद है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पहले से आना चाहिए। इसलिए जब भी आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा, पहले आपको ओडी पढ़वाई होगी, फिर अगले सेमेस्टर में पीडी। क्योंकि जब पीडी सॉल्व करते हैं तो पीडी जब सॉल्व करते हैं तो उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं, अल्टीमेटली पीडी ओडी पे तब्दील हो जाती है। किसमें तब्दील हो जाती है? एक पीडी से दो ओडी निकलती है। क्या बोला मैंने? एक पीडी से दो ओडी पैदा हो जाती है। अभी आप देखोगे, आपको एक पीडी दी जाएगी, लेकिन आप थोड़ी देर में देखेंगे 2-3 स्टेप, अरे ये तो ओडी बन गई, फिर आप पुराने लॉजिक लगाने लग जाएंगे जो आपने अभी तक की क्लास में पढ़े थे। यानी कि ओडी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब आपको पीडी सॉल्व करनी आएगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली जो फॉर्म होती है वो लेग्रांजेस मेथड होता है। लेग्रांजेस पीडी भी कहते हैं, कुछ लोग उसको लेग्रांजेस पीडी कहते हैं, कुछ लोग इसको लेग्रांजेस मेथड कहते हैं। मैं आपको लेग्रांजेस पीडी लिख देता हूं क्योंकि इसकी फॉर्म है ऑफ फॉर्म, जो इसकी फॉर्म है इस तरीके की दिखती है कुछ, ये देखिएगा ध्यान से। पी फंक्शन रहेगा, राइट, इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं तो। यहाँ होता है डेल जेड बाय डेल एक्स, फिर क्यू होता है, फिर डेल जेड ओवर डेल वाई, और फिर यहाँ आर होता है। ये टाइटल है इसका, ऐसी लेग्रांजेस वो पीडी इसे कहा जाता है। ठीक है, कुछ एब्रीविएशन, कुछ मतलब कन्वेंशन बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा इतना लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हर बुक में कन्वेंशन है डेल जेड ओवर डेल एक्स को इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, इसको सिर्फ क्या लिखा जाता है, स्मॉल पी। क्या लिखा जाता है? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने, कुछ लोग डी बाय डी एक्स को कैपिटल डी लिख देते थे, याद है आपको? तो बस उसी तरीके से इसको पी लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से डेल जेड ओवर डेल वाई को लिखा जाता है क्या, क्यों लिखा जाता है। इसी तरीके से डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर को लिखा जाता है आर। इसी तरीके से डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, या फिर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये बराबर ही होते हैं, इसे एस लिखा जाता है। और आखिरी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, इसे क्या लिखा जाता है, टी। ठीक है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड होता है, हर बुक में आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, और पेपर में भी ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, तो आप बोलेंगे पी क्यू आर कहाँ से आ गया, तो याद रखिएगा पी क्यू आर एस टी इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है। ठीक है, कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब प्रचलन, ये प्रचलित है। ठीक है, ओके। तो अगर ये प्रचलित है तो फिर इसको कई किताबों में आपको ये ऐसे नहीं मिलेगी जैसे मैंने लिखी है, ये ऐसी मिलेगी आपको, ऐसी। पी के साथ इसकी जगह क्या मिलेगा, छोटा पी, प्लस क्यू के साथ छोटा क्यू, ये भी लेग्रांजेस इक्वेशन। आगे समझ में, ये बन गए लेग्रांजेस पीडी, लेग्रांजेस पीडीई, ये बन चुकी है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अभी मैं आपको पहचानना सिखाया, अब आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सॉल्व करने के लिए लेग्रांजेस ने एक मेथड दिया था, उसने उसको कहा था कि लेग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन, क्या कहा था उसको, सब्सिडियरी इक्वेशंस लेग्रांजेस ने दी थी और बड़ी अच्छी थी वो। उसने कहा था कि dx लिखो और उसके नीचे ये लिख दो, क्या,
टी लिख दो, ठीक है। फिर कहा क्या लिख दो, डी वाई, उसके नीचे कौन लिख दो, कैपिटल क्यू, और डी जेड, अगर तीसरा वेरिएबल जेड है, कभी कभी यू भी रहता है वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा, उसके नीचे क्या लिख दो, आर लिख दो, बस, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना होता है, ज्यादातर ये सॉल्व होती है कि पहले इन दोनों को ले लिया, ये क्या बनी अपने आप में, ओडी, सॉल्व कर ली, फिर बोला इन दोनों को ले लिया, सॉल्व कर ली, प्रोवाइडेड सॉल्व कर पा रहे हो आप, क्योंकि अब वो सॉल्व कर पाएगा जिसको पुराने सारे मेथड आते होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ओडी सॉल्व करनी है, एक नहीं कितनी, दो, एक बार इसको, ज्यादातर ऐसे हो जाता है। कई बार ये काम नहीं करेगा, कई बार ये काम, आप इन दोनों को लेंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है, तो मल्टीप्लायर लेने पड़ते हैं, क्या लेने पड़ते हैं, मल्टीप्लायर, इसको किसी से मल्टीप्लाई करा, इसको जोड़ा, फिर नीचे जीरो आ गया, तो वो आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी मैं आपको डराना नहीं चाहता, ठीक है। अभी तो आपको सिंपल बता रहा हूँ कि सॉल्व ऐसे होती है, तो पहला जो मैं बताऊंगा वो आराम से सॉल्व हो भी जाएगी, राइट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब मुद्दा ये है कि ये जो प्रोसेस है ये जन्म देगा, गिव राइज टू ODEs। अब ये होने वाला है, अब आप ये जो आपने सब्सिडियरी इक्वेशन लगाई, इससे 2 OD निकलने वाली हैं, फिर वो सॉल्व भी करनी पड़ेंगी, आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके थ्योरी हो गई इसकी खत्म, पीडी की क्यों खत्म हो गई, पीडी की थ्योरी खत्म नहीं, पीडी की थ्योरी अल्टीमेटली मुड़ के जुड़ गई कहाँ, ओडी में जुड़ गई। तो आप जैसे नदी बहती है ना, तो पीडी अपने आप से तो शुरुआत तो अलग हुई थी, बिल्कुल 3D कर रहा था मैं, 3D सरफेस होने चाहिए, प्लेन नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ जाके बात खत्म हो गई अब, ओडी में। तो इसका मतलब आपको ओडी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और वो आपको तभी आएगी जब आपने करी होगी, नहीं करी होगी तो आप फिर पुराने वीडियो सारे के सारे देखें, क्योंकि हर मेथड अब जो मैं लगाने वाला हूँ वो पुराने वीडियो में मौजूद होगा जो हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन कर लें इसका, ठीक है, तो इसी पेज में कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये दिख रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। कलर बदल लेते हैं, व्हाइट, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, मैं वो फंडामेंटल एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ओके। x del z over del x plus y del z over del y इक्वल टू सेट, ये है। पहले तो आप मैच करिए कि क्या आपकी ये जद में है, जद का मतलब आपकी रीच में है, ये रीच में है, क्योंकि रीच में इसलिए क्योंकि मैच कर रही है, तो इससे पूरी की पूरी कर रही है, तो इसका मतलब लेग्रांजेस मेथड इसमें लग जाएगा। चलिए यहाँ पे कैपिटल P कौन है, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, शुरू करें सॉल्यूशन इसका। चलिए लेग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशंस, बोलिए, dx के नीचे कौन x, dy के नीचे कौन y, और dz लिखे या du लिखूं, तीसरा वेरिएबल z दिख रहा है आपको, dz के नीचे कौन z। तो पहली जो नजर, ये पहली जो आप सबसे पहले जो आप हिट एंड ट्रायल करेंगे कि शुरू की 2, अगर मैं शुरू की 2 को ले भी लूं तो ये अच्छी खासी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है जिसमें x और y आ रहे हैं, सॉल्व हो रही है। चलिए ले लेते हैं फर्स्ट 2, टेक शुरू की 2, डी dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y, सॉल्व हो जाएगी आपसे, इंटीग्रेशन कर लेंगे आप दोनों साइड, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा log x, सही है, तो जाएगा log y, और log c भी लिख सकते हैं, हालांकि वो इतना करेक्ट नहीं है पर चल जाता है, यहाँ पे सब चलेगा, ठीक है, जल्दी हो जाए जिससे आप इसको, आप यहाँ से c1 की वैल्यू निकाल लें, log का रूल लगाएंगे तो log x इक्वल टू log c1 y हो जाएगा, सही बात है, या माइनस में ले जा लें तो x अपॉन y इसकी टर्म्स में आ जाएगा c1, या पहला नंबर डालेंगे, और हाँ इसको कहते हैं फर्स्ट इंटीग्रल कर्व, क्या कहते हैं, अब कर्व कहूंगा, वैसे मैं सरफेस नहीं कह सकता, पूछो क्यों, इसमें जेड तो है ही नहीं, कितने वेरिएबल है 2, कितने वेरिएबल है 2, सरफेस तो तब कहते हैं 3 वेरिएबल आते हैं, एक्स भी आता है, वाई भी आता है, जेड भी, ये इंटीग्रल कर्व होता है, क्या होता है इंटीग्रल कर्व, इंटीग्रल कर्व पहला, ऑफ कोर्स दोनों को ही फर्स्ट कहते हैं, वैसे थ्योरम मतलब थ्योरी में ऐसा कहा गया है, उसे सेकंड नहीं कहने वाले, वो भी इंटीग्रल कर्व होता है। अब क्या इन दोनों को ले लो, सॉल्व हो जाएगा आराम से, चलिए लीजिए इधर कर देते हैं, चलिए टेक लास्ट के 2 ले लीजिए, डी वाई के नीचे y और dz के नीचे z, इंटीग्रेट फिर से वैसे ही किया आपने, तो इस बार आ जाएगा y अपॉन जेड
इक्वल टू C2, ये आपका बी इक्वेशन। ये भी एक इंटीग्रल कर्व है, लेकिन पहला वाला इंटीग्रल कर्व है एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में? कर्व का मतलब समझते हैं ना, कर्व तो हाथ से बनता है, स्केच कौन से प्लेन में बनेगा? एक्स। जबकि दूसरा इंटीग्रल कर्व कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में। तो अगर कोई आपसे सवाल ये पूछे, जो आ भी सकता है, कि ये पीडी लिख के देगा और बोलेगा द इंटीग्रल कर्व ऑन एक्स वाई प्लेन, तो आप कौन सा आंसर बताएंगे उसे, ये वाला या ये वाला? ऑफ कोर्स पहला वाला। अगर वो पूछेगा इंटीग्रल इक्वेशन कर्व ऑन वाई जेड प्लेन, तो कौन सा बताएंगे? ये वाला। और अगर वो पूछ लेगा इंटीग्रल कर्व ऑन एक्स जेड प्लेन, कौन सा प्लेन, तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे, बल्कि आपको फिर इन दोनों को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स और जेड। आया समझ में? ठीक है, आप समझ रहे हैं पीडी का सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी कई ब्रांचेस निकल रही हैं, कितना कुछ पूछ सकता है आपसे। अभी सॉल्यूशन नहीं निकला, सॉल्यूशन अभी नहीं निकला, ये तो इंटीग्रल कर्व्स हैं। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब लास्ट देखिएगा। देन इसमें क्या होता है, कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लीजिए, चाहे C1 C2 जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसको Z/Y लिख दूंगा, एतराज तो नहीं आपको? चलेगा, क्योंकि आप इसको उधर भी तो ले जा सकते हैं। चलिए, वो उससे कुछ आसानी बैठेगी। Z/Y, देन C2 बराबर फाई ऑफ C1। अब इसका क्या मतलब है? कितने ये भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये भी क्या है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट। एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट की टर्म्स में लिखा जा सकता है। जैसे मैं एक कांस्टेंट सोचता हूं 5, कितना? आपने कांस्टेंट सोचा 3, तो मेरे कांस्टेंट को आपके कांस्टेंट की टर्म्स में लिखा जा सकता है। 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/5 से, तो आपका कांस्टेंट मिल रहा है। यानी हमेशा एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। क्या होता है? रिलेटेड। तो क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, इनका आपस में रिलेशन पक्का होगा। वो मल्टीप्लायर क्या होगा, वो एक अलग बात है। आप समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए C2 इज सम फंक्शन ऑफ C1, कोई दिक्कत नहीं। C2 की वैल्यू Z/5, C1 की वैल्यू X/Y, y को मल्टीप्लाई करा दीजिए, Z इक्वल टू वाई पाई X/Y। क्या इसे सरफेस लिखना सही रहेगा? सरफेस क्या है? Z भी आया, X भी आया, Y आ गया, राइट। हालांकि सरफेस भी फैमिली ऑफ सरफेस कहना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 बैठा है। कौन बैठा है? 5। फैमिली ऑफ परिवार है, क्योंकि कौन है इसमें? फंक्शन बैठा है अभी, राइट। इसे कहते हैं इज सॉल्यूशन भी कहते हैं कुछ लोग इसको, राइट। फैमिली ऑफ सरफेस भी कह सकते हैं, ऑफ कोर्स। आ गया समझ में? ठीक है, ये इसका आंसर है। तो एक लेग्रांजेस पीडी को सॉल्व करने के लिए सब्सिडियरी इक्वेशन लिखनी है, उसमें से 2 डिफरेंशियल इक्वेशन छांट के निकालनी है। एक को सॉल्व करना है, कांस्टेंट निकालना है। दूसरे को सॉल्व करके भी कांस्टेंट निकालना है। एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप होगा ही होगा, ये तो एकदम सच बात है, राइट। ओके, और C2 C1 की वैल्यू पुट कर देनी है, जो आंसर आएगा वो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल बुनियादी एग्जाम्पल बताया, सबसे जितना आसान हो सकता था। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मुश्किल करेंगे, हल्का सा मुश्किल। ठीक है, प्रोसेस लेकिन यही रहेगा। करें? चलिए, अगला क्वेश्चन। इस बार मैं क्या करता हूं, y प्लस जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई, तो x प्लस जेड डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू, यहां आ जाएगा x प्लस वाई। मैच करिए, ये आपकी लेग्रांजेस वाली पीडी से मैच तो कर ही रहा है, कर रहा है। p की वैल्यू ये है, q ये है, r ये है। ठीक है, चलिए बोलिए लेग्रांजेस की सब्सिडियरी इक्वेशन, लेग्रांजेस की सब्सिडियरी इक्वेशन बोलिए। dx के नीचे y प्लस जेड, dy के नीचे x प्लस जेड, dz के नीचे x प्लस वाई। अब क्योंकि ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, लेवल 2 मैंने पिछले से थोड़ा आई, ये इतना सीधा भी नहीं जो पिछली बार था। क्या आप इन दोनों को लेके आपको लग रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी? लग रहा है आपको ओडी आएगी? आएगी? इन दोनों को बराबर लेने से ओडी आएगी? कैसे कह रहे हो? ओडी में कितने वेरिएबल होते हैं? एक वाई होता है और एक एक्स, 2 ही तो होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। यहाँ तो जेड भी बैठा है परेशान करने के लिए आप, तो फिर नहीं आएगी। अब आप कुछ तो करिए, कुछ ऐसा करिए कि यार तीसरा वेरिएबल ना आए। अगर आप इससे इसको माइनस कर दें, इससे इसको, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक। अब ये जो कलाकारी है, पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनिए मेरी बात को।
1/2 किसके इक्वल होता है? होता है, दोनों रेशियो बराबर है। जरा दोनों को जोड़ना, ऊपर ऊपर वालों को जोड़ना, 1 + 3 और नीचे, ठीक है। अच्छा माइनस करना है इससे, इसको 1 - 3, इससे इसको माइनस करो। कितना आंसर आ रहा है इसको? सेम आ रहा। इसका कितना आंसर आ रहा? सेम आ रहा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है जो क्लास 6-7 में आपने समझा होगा, समझा पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन कभी भी कोई दो रेशियो बराबर है तो उनके ऊपर ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, तो वो भी उसके बराबर आता है, और सब्ट्रैक्ट भी कर दो वो भी उसके बराबर आता है। ये पता था आपको? नहीं, जाने अनजाने में आपने लगाया होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ मुझे, ये केवन, हाँ एक चीज और ध्यान से देखना, ये तो मैंने इनको जोड़ा और एक बार क्या किया, हटाया। अगर कोई ये कर दे, ध्यान से देखना मेरी बात, इसको K1 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? K1 से, और इसको भी K1 से, और इसको K2 से कर दो। कर दिया? और बीच में जोड़ लो, क्या अभी भी 1/2 आएगा? हाँ 1/2 आएगा, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, कट रहा, अभी भी कितना आ रहा, यानी कि ये फिर इसके इक्वल भी होता है। इसका मतलब आप ये भी काम कर सकते हैं, पहले वाले रेशियो को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, दूसरे वाले रेशियो को भी किसी सेम नंबर से, और फिर जोड़ भी सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? ये सब काम आप कर सकते हैं रेशियो के साथ। ये क्लास 6 में आपने 6 या 7 जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, शायद 10th क्लास के सिलेबस में, मुझे याद है 10th के सिलेबस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, वहां ये काम करते थे। और मजे की बात यह सिर्फ प्लस नहीं, अगर आप माइनस भी कर देंगे तो भी बात बनी रहेगी, क्योंकि जब माइनस ले लेंगे तो नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, K1 - 3 K2 कट जाएगा, फिर 7/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये सब कुछ हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है। वो सारी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ लगा सकता हूँ। अब क्योंकि आपने हाँ कह दिया है तो मुझे लगाने दीजिए। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कोई एतराज तो नहीं है आपको? ठीक है, करिए माइनस इससे इसको, बोलिए dx - dy, इससे इसको माइनस करिए, y - x, सही है, ओके। और इससे इसको माइनस करिए, हाँ इससे भी तो इसे माइनस कर सकते हैं, हाँ dy माइनस अपॉन z माइनस वाई। क्या इसको लेके सॉल्व किया जाए तो तब हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही है। ध्यान से देखिए, अब इसके आगे बढ़ ले, कितने रेशियो, 3 रेशियो लेग्रांजे ने दिए थे, 2 रेशियो आपने खुद बना लिए, क्योंकि वो गलत तो नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आखिरी के 2 रेशियो लेके सॉल्व कर रहा हूं, कर दूं जो मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। टेकिंग येलो कलर वाले रेशियो, बोलिए dx माइनस dy अपॉन में कितना है, कोई नहीं, मैं उसको x - y लिख देता हूँ और मैं इधर भी उल्टा कर देता हूँ, चलेगा? क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, मैंने एक दिन पहले भी एक बात बताई थी, जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर आ रहा हो तो इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, बताया था। क्या इसका डिफरेंशिएशन यही है, x का dx, y का dy, इसका भी यही है dy, ठीक है। इंटीग्रेट कर लीजिए, बोलिए क्या आएगा, लॉग x माइनस वाई, मॉड भी लगाना चाहिए वैसे तो कायदे में, लॉग y माइनस जेड, और प्लस क्या लिख दिया, लॉग c1, ठीक है। अब इसको माइनस में लाके तो जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू c1। ये पहला इंटीग्रल कर्व आ चुका है, कर्व या सरफेस, या कर्व तो नहीं कह सकते, अब तो इसमें कौन आ रहा है, जेड से इंटीग्रल कर्व आप नहीं कह सकते, कर्व नहीं कह सकते, राइट। खैर, अब और कुछ इसके अलावा, इससे भी तो इसे माइनस किया जा सकता था, पहले और तीसरे को। मैंने किस किस को, पहले दूसरे को माइनस किया, दूसरे तीसरे को, पहले तीसरे को तो किया ही नहीं, कर सकता था। इसी के इक्वल लिख दूं, इसे हटा दूं, बोलिए इसी के आगे, हाँ पहले से तीसरे को dx माइनस अपॉन में z माइनस, अलग है ना इनसे, ऐसा तो नहीं है ना। अब किसको ले लूंगा, किन दोनों को बराबर ले लूंगा, आखिरी के 2, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, टेकिंग लास्ट 2, लिख नहीं रहा मैं, आखिरी के 2 को बराबर ले लिया। इसको तो आप समझ गए होंगे, y माइनस जेड, हाँ तो dy माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड, और dx माइनस डी जेड अपॉन
एक्स माइनस जेड। इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, लॉग वाई माइनस जेड लॉग अपॉन में आएगा लॉग वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग एक्स माइनस जेड प्लस लॉग C2। तो ये बन जाएगा y माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस जेड इक्वल टू C2। ये आपका सेकंड आ गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या बताया था, दो आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनके बीच में एक रिश्ता होता है, ठीक है। सिंस C2 फंक्शन होना चाहिए किसका, C1 का, C2 की वैल्यू ये रही, बोलिए y माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस जेड इक्वल टू फाई ऑफ व्हाट, बोलिए x माइनस वाई अपॉन, ये सॉल्यूशन है। और हाँ, एक तरीका और होता है आंसर लिखने का, वो भी बता देता हूँ। और ऐसे ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, पाई यहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख के जीरो लिख देते हैं, यानी ये वाली चीज y माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस जेड कॉमा एक्स माइनस वाई, ये भी तरीका होता है सॉल्यूशन लिखने का, ये भी सॉल्यूशन है। दोनों तरीके चलते हैं बुक्स में, आपको ये भी मिलेंगे और ये भी मिलेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब लेग्रांजेस पीडी को सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसा भी, मतलब इतना आसान भी नहीं होगा कि सीधे आप सॉल्व कर ले पिछले क्वेश्चन की तरह। ये भी आपको तिकड़मबाजी आनी चाहिए, और आएगी उसको जिसको ये लॉजिक बताऊंगे रेशियो, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये वाले को आप ढंग से, इसको जो आज बताए फंडामेंटल आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। डाउट होगा तो पूछ भी लेंगे क्वेश्चन, फिर हम इसके PYQ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप PYQ करोगे तो आप परेशान, ये इसमें परेशान नहीं होते, परेशान इसमें होंगे आप। अब ये कुछ बनेगा नहीं, ओडी बनेगी नहीं आपसे, तब परेशान होंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उनके आंसर देख के भी एक ट्रिक होती है कि पता चल जाता है क्या करना है, ठीक है। करेंगे।